आपने शहबाज स्पीड का नाम सुना होगा, फिर आपको सुपर स्पीड नजर आई होगी, फिर आपको सुपर महंगाई नजर आई होगी। कैसा महसूस हो रहा है पुराने पाकिस्तान? इन्होंने जो टैक्स लगाया है इसकी वजह से इन्होंने इंडस्ट्री का गला घोंट दिया है। वो एहसन इकबाल साहब का जुमला नहीं सुना आपने कि आप अपना कप में चाय जरा कम कर दें तो उससे मईशत बेहतर हो जाएगी। ये है स्टेटस को, इस निज़ाम से फायदे ले रहे हैं। खान साहब के ऊपर एक और इल्जाम भी है कि वो चीजें सस्ती दे रहे थे। इस्माइल ने कहा वो सब्सिडी दे रहे थे, तो किसको दे रहे थे भाईजान? ये हमारा मुल्क है, हम आज़ाद कौम है, हम किसी को गुलाम तो नहीं है। हमने अपने मुल्क पे जो हमारा राइट है, जो हमारे मफाद में होगा वो हम वही करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब का एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा, हम पर केसेस बहुत ज्यादा स्क्रू टाइट हो रहे थे, इस वजह से इस हुकूमत को भेजना बहुत जरूरी हो गया था। जितने केसेस बने थे या पीपल पार्टी के दौर में बने थे या मुस्लिम लीग नून की हुई, एक दूसरे के खिलाफ भी केसेस कर रहे थे। हमारे दौर में तो उसके खिलाफ कोई अगर कोई बनी हो, लेकिन कोई खास केसेस तो नहीं बने हैं। हम रोडों पे होंगे, हम निकलेंगे अपने अवाम के लिए, अपने अवाम के साथ होंगे। कोई ये गलतफहमी में ना रहे कि हम घर बैठ गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। सुपर महंगाई, सुपर खिदमत के दावे, सुपर स्पीड और उसके बाद सुपर टैक्सेस, यानी एक दफ़ा पहले बजट पेश किया गया, बजट से पहले कीमतों में इजाफा किया गया। पेट्रोलियम प्राइसेस हमारे सामने हैं, यानी 20 दिन के अंदर 84 रुपये पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। और अब बाकी बची थी हैवी इंडस्ट्री, और उस इंडस्ट्री को भी ज़ेर अताब लाते हुए 10% टैक्सेस का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान की मईशत का रुख क्या है? IMF के दबाव में क्या हम इतना कुछ कर जाएंगे कि हमें अपने लोगों का भी एहसास नहीं रहेगा? आम लोग पहले ही दबे हुए हैं इस महंगाई के बोझ के नीचे, अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट था वो भी इस बोझ के नीचे दबता चला जा रहा है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है पुराना पाकिस्तान। पुराना पाकिस्तान। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल्ड न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और स्वाबी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब। मैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और स्वाबी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूँ। सर, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा, आपने शहबाज स्पीड का नाम सुना होगा, फिर आपको सुपर स्पीड नज़र आई होगी, फिर आपको सुपर महंगाई नज़र आई होगी, फिर आपको सुपर खिदमत के दावे नज़र आए होंगे और अब आप सुपर टैक्सेस का भी सुन रहे होंगे। कैसा महसूस हो रहा है पुराने पाकिस्तान में? अब बहुत अफसोस है। सबसे पहले ये कि इन्होंने जो टैक्स लगाया है इसकी वजह से इन्होंने इंडस्ट्री का गला घोंट दिया है। आप देख रहे थे कि हमारे दौर में इंडस्ट्री जो है ना पल पल रही थी, बहुत ज़्यादा जो है ना इंडस्ट्रीज लग रही थी। इंडस्ट्रीज के अंदर जो है ना एक हौसला आया हुआ था और के अंदर जो है ना एक एतमाद पैदा हुआ था, इन्वेस्टमेंट हो रही थी। और इस फैसले से मुझे भी इत्ला है कि काफ़ी इंडस्ट्री जो है ना मुल्क से बाहर जा रहे, बांग्लादेश मुंतकिल हो रहे, जो बहुत अफसोस है। चाहिए तो ये था कि आप टैक्स नेटवर्क जो है ना ये खोल ले, जहाँ जो लोग टैक्स नहीं देते उस तक पहुँचा जाए। जो लोग ऑलरेडी टैक्स देते हैं और इस मुल्क में जो है ना जॉब्स क्रिएट करते हैं, अगर आप उसके ऊपर मज़ीद टैक्स डालेंगे तो वो आप जो है ना इंडस्ट्री का गला घोंट देंगे। नंबर 1। नंबर 2, इंटरेस्टिंग बात यह है कि असम्बली इजलास हो रहा है, बजट इजलास हो रहा है जी और प्राइम मिनिस्टर साहब को मतलब असम्बली की इतनी इज्जत तौकीर है कि वो असम्बली में नहीं आता और उसको चाहिए था कि वो असम्बली के फ्लोर पे कम से कम बात करते अपनी असम्बली की। तो इसका तो मतलब यह है कि इस असम्बली की अभी कोई हैसियत नहीं रही कि उसका अपना जो इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर है वो ख़ुद नहीं आता और ख़ुद असम्बली में जो टैक्स अनाउंसमेंट करता है, जो फाइनेंस बिल एक किस्म का वो पेश करता है, वो असम्बली से बाहर। तो ये बताएं ना इस हुकूमत की क्या रेट रह गई, इस असम्बली की क्या रेट रह गई। हाँ, जो हम कह रहे हैं कि देखिए ये न इनकी कैपेसिटी है, न इनके अंदर जो है ना इनके पास स्ट्रेंथ है, क्योंकि एक बहुत कमज़ोर और इमोरल इसलिए कहता हूँ कि ये असम्बली
तो अभी एग्जिस्ट कर ही नहीं रही कि 135 MNS तो इससे बाहर है। अगर इतने लेवल पे ये सहारों के ज़रिए चल रहे हों और फिर उसकी इकॉनमी भी नहीं संभल रही, मुल्क का निज़ाम भी नहीं संभल रहा, तो मुल्क के ऊपर रहम करे, जाए अवाम के पास, अवाम को इख्तियार दे, जिसको अवाम मैंडेट दे वही हुकूमत में आए। इसलिए मैं इनसे मैं भरपूर मुतालबा करूँगा कि किनसे मुतालबा करें? मैं इनसे जो है जो जिम्मेदारान है, जो जिम्मेदारान है, मैं उससे मुतालबा करते वो किस मुल्क के ऊपर रहम करें, फौरी इलेक्शन करवाएं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जिसके ऊपर किसी को इतराज़ न हो, और ये मुल्क जो है ना सही क़यादत के हवाले करे। जो लीडरशिप आएगी वो या फिर उसके पास ये अथॉरिटी होगी, अखलाकी जवाज़ होगी कि वो मुल्क के लिए बेहतर फैसले कर सके। असद कैसर साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं, महंगाई की सूरत में पेट्रोलियम प्राइसेस का बढ़ना, उसके बाद फिर टैक्सेस, प्री बजट टैक्सेस बढ़ाना, फिर बजट में टैक्सेस बढ़ाना, बजट के बाद फिर मजीद सुपर टैक्सेस, अब सुप्रीम टैक्सेस की ज़रूरत रह गई है, वो भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यानी इतने टैक्सेस हो गए हैं कि आम आदमी या फिर जो पैसे वाला है वो भी बड़ा परेशानी का शिकार है। क्या ये वाकई IMF के दबाव में आकर कर रहे हैं, या इनसे वो काम करवाया जा रहा है जो खान साहब नहीं करना चाह रहे थे? देखो, सबसे पहले तो ये एक हकीकत है कि हमारे मुल्क में इकॉनमी सबसे बड़ा चैलेंज है जी, और हमारे लिए भी बहुत बड़ी चैलेंज थी। उस वक्त जो हमें हुकूमत मिली जिस हाल में, उस वक्त भी जो हमारी रिजर्व थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। हमारे पास सिर्फ 20 दिन की तक रिजर्व रह गए थे, और फिर उस वक्त हमारा खान साहब जो है ना वो उसने दौरे की, चीन, चाइना गया, सऊदीया गया, कतर और दुबई से हमें कोई फाइनेंसेस मिल गई $12 बिलियन। उसकी वजह से थोड़ा इकोनॉमी जो है चल पड़ी। दूसरी बात यह कि IMF के पास भी जाना पड़ा, और वो मजबूरी थी क्योंकि जो मुल्क का हाल किया था इन्होंने। अभी कहते हैं ना कि 4-4 साल की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ इनसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आपने कोई एक इदारा ऐसे छोड़ा था जो नफा बख्श था? सिर्फ एक इदारा बताया कि फलाना इदारा हमने नफा बख्श छोड़ा था। आप PIO को देखे क्या हालत थी उसकी, आप स्टील मिल को देखे, आप जो है रेलवे को देखे, यानी जितने इदारे थे पाकिस्तान में कोई एक इदारा ये नहीं बता सकते जो कि दिवालिया नहीं था। मतलब ये छोड़ो को सिर्फ उसकी अर्निंग कम थी या वो जो है ना, नहीं दिवालिया, यानी आप जो है ना खत्म हो चुका था, खत्म हो चुका। यानी आप रेलवे के लिए गवर्नमेंट पैसे दे रही है, PIA के लिए गवर्नमेंट पैसे दे रही है, स्टील मिल के लिए बेला और पैकेज दिया जा रहा है। तो ये बताएं कि कौन सा इदारा, तो इसने मुल्क को इस हालत में थोड़ी बहुत, और हमें तो एक चैलेंज आया कोरोना की, और कोरोना की वजह से आपको पता है कि पूरी दुनिया मुतासर रही, इकोनॉमी मुतासर रही, उससे बड़े अच्छे सेल थ्रू कर गया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 5.4 तकरीबन हमारी ग्रोथ रेट भी GDP जो वो भी बढ़ रही थी। तो एक बहुत ज़िम्मेदार तरीके से डिसीजन हो रहे थे, लेकिन ये कब मंजूर थी? देखो हमने जो एक बना, देखो हमारे, मैं एक बात और भी क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे किसी मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं है, हम पूरी दुनिया के साथ दोस्ती चाहते हैं। ये बिल्कुल गलतफहमी है कि हम किसी मुल्क के खिलाफ हैं। वो खान साहब ने भी कहा कि हम एंटी अमेरिका नहीं हूँ, लेकिन मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। नहीं, बिल्कुल, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि भाई ये हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क में अपने फैसले खुद करेंगे, हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम किसी के गुलाम नहीं है कि वो हमें बताए कि ये करें। भाई हमारे मुल्क के, हमारा जो ये रीजन है, मैं आपको बताऊँ हमारे रीजन में बेसिकली आप देख ले कि जो हिस्ट्री आप देख ले, तो ये पाकिस्तान के साथ जो है ना, मतलब एक तरफ हमारे साथ चाइना है, दूसरी तरफ जो है ना ईरान है, इंडिया है। हाँ। तो सबसे मुअस्सर रूट हमारे पास अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान में क्या है, एक तो अफगानिस्तान में खुद कुछ भी नहीं होता, वो तो आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट है। यानी आप जो भी अगर आप यूज करना चाहते हैं, आप जो कुछ करना चाहते हैं ना, बहुत बड़ा मार्केट है। और अफगानिस्तान से बढ़कर आपके पास सेंट्रल एशिया है, फिर रशिया, मतलब ये रूट, और यहाँ से आप यूरोप भी बाई रोड ज़्यादा जल्दी पहुंच जाते हैं। हमारा टारगेट ये था कि हमारे जो नाइबर हैं उनके साथ आप अपने तिजारत ताल्लुकात को एस्टैब्लिश करें, सिर्फ ताल्लुकात नहीं, ट्रेड रिलेशन एस्टेब्लिश करें, ताकि हमारे दूरस्थ ताल्लुकात हों। उनको ज़रूरत है, क्योंकि ये जो हमारे पास बहुत बड़ा तोहफा है गवादर का, उनको ज़रूरत है, वो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, वहाँ जो है ना कोई वो नहीं है, सी पोर्ट नहीं है,
तो ये एक उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम उधर ये उसको प्रोवाइड करें और वहाँ जो चीज़ें तो वो सेंट्रल इन्होंने एशिया आते ही सीपैक अथॉरिटी खत्म कर दी। हाँ, तो हमारे पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी थी कि हम सेंट्रल एशिया के मार्केट तक पहुँच जाए, रशिया तक पहुँच जाए, यूरोप तक पहुँच जाए। तो ये अगर हम कर जाएं तो ये इकोनॉमिकली हमें बहुत बूस्ट देगा। उसमें हमने क्या इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने ये किया कि हमने जो पाक अफगान जो ट्रांजिट ट्रेड था, हाँ। उसको हमने एक्सटेंड भी किया और उसमें हमने मज़ीद चीज़ें डाली कि ये जो हमारा ट्रेड होगा ये सेंट्रल एशिया तक उसके लिए फ्री ट्रांसपोर्ट मूवमेंट होगी और अफगानिस्तान से जो आना चाहें उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये तो हमारा ये जो हमारी इस वक्त एक्सेस है मार्केट तक, तो हमें बहुत बड़े मार्केट तक एक्सेस हो जाएगी। तो ये हमें थोड़ा मौका मिलता तो आप देख लेते कि हमारा एग्रीकल्चर, हमारा इंडस्ट्रीज, हमने जो सीपैक की बहुत बड़े बड़े पेट्रोल प्राइसेस हमें कम। मैं एक और पूछना चाहता हूँ आपकी मिसाल के तौर पर इकोनॉमिक जोन हमने लगाया है, रशिया का इकोनॉमिक जोन हमने लगाया, उसके लिए मार्केट किधर है? अगर मार्केट हमारा इकोनॉमिक जोन मार्केट जो है ना वो कराची का मुकाबला नहीं कर सकता, वो मुकाबला लाहौर का नहीं कर सकता, या क्योंकि उधर कोई मार्केट है नहीं हमारी लोकल कैफी के, तब कामयाब होगा जब अफगानिस्तान और उस तरफ चले जाएंगे। और जो आपके जो इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, जो फैसलाबाद में बन रहा है, जो उधर बन रहा है, वो भी तब इफेक्टिव होंगे जब आपके लिए ये रूट खुल जाएगा और ये आपके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी पैदा करेगी। तो हमारा टारगेट ये था कि ईरान के साथ, ये तो आप लोगों का टारगेट था ना, इनके टारगेट क्या है? आप अपना कप देखिए, चाय पूरी है नहीं है इसमें, देखें तो सही। जी जी, कप को देखें तो सही, चाय पूरी है या नहीं है। हाँ। वो एहसन इकबाल साहब का जुमला नहीं सुना आपने कि आप अपना कप में चाय जरा कम कर दें तो उससे मईशत बेहतर हो जाएगी। उनके टारगेट तो ये हैं। और ये हमारे साथ मजाक कर देते हैं कि ये जो खान ने कहा कि ये कट्टे और ये जो मुर्गियाँ पाले, भाई ये तो ये वैसे खान ने जो बात की थी ना उस पर काफ़ी, आप आज से 40 साल पहले 50 साल पहले देखिए हमारी इकोनॉमी क्या थी। हमारी इकोनॉमी चलती थी इस पे, यानी आपकी जो लाइव स्टॉक पे आपकी इकोनॉमी चलती थी ना। आपकी जो है ना लाइव स्टॉक की वजह से आपकी बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहीं गोश्त की ज़रूरत होती थी, क्योंकि आपकी सब्जियां, आपके फल, आपकी जो गला है वो, और आपकी जो मुर्गियाँ और मतलब ये फ्रूट मार्केट थी, वेजिटेबल मार्केट थी, वो सारा उससे चलता था। तो ये चीज़ें बहुत अहमियत रखती है लोगों को उसकी तरफ। ये तो कह रहे हैं कि चाय भी कम कर लें, अब तो इनके पास और कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा। पीछे बचा क्या है इनके पास? देखिए इसका तो अपने, और ये वो बंदा बात कर रहा है जो अपने आप में उन सबसे निस्बतन बेहतर है, एहसन इकबाल साहब की बात कर रहा हूँ। तो इनके पास टीम की कमी है, या इनके पास अहलियत की कमी है, या इनसे वाकईतन वो काम करवाया जा रहा है जो इमरान खान अपनी इकोनॉमिक टीम के साथ नहीं करना चाह रहा था और IMF और महंगाई के बीच में खड़ा हुआ था। यानी IMF और अवाम के बीच में जो महंगाई का एक बड़ा फैक्टर था उसको रोक के खड़ा हुआ। देखो इसमें इसके साथ नीयत का फ़र्क है। नीयत का फ़र्क है, नीयत का फ़र्क है, इसकी कमिटमेंट का फ़र्क है। देखो ये है स्टेटस को, ये इस निज़ाम से फ़ायदे ले रहे हैं ज़ात के लिए। ये इस निज़ाम से जो है ना बेनिफिशरी, ये कभी नहीं होगा कि आप इनके हाथ ये मुल्क बनेगा। देखो इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा, उसको पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर है जो करप्शन के बगैर एक कंस्पिरेसी की बुनियाद पे निकाला गया है। इन जितने प्राइम मिनिस्टर निकले तो करप्शन की वजह से निकाले गए हैं। इस किस्म के इल्ज़ाम आते हैं, उसके ऊपर तो कोई इल्ज़ाम नहीं। एक और इल्ज़ाम भी है उनके पास, खान साहब के ऊपर एक और इल्ज़ाम भी है। वो पाकिस्तान की तारीख में पहला वाहिद साबिक वज़ीर आज़म है जिसको इल्ज़ाम है कि वो चीज़ें सस्ती दे रहे थे और इंटरेस्टिंग आज ये चीज़ें महंगी देना चाह रहे हैं। अच्छा, आज मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि देखो वो सब्सिडी दे रहे थे, तो किसको दे रहे थे भाईजान? और आप जो इतना बड़ा चैंपियन बन रहे हैं और आप इकोनॉमी की अपने आप को बहुत बड़ा मास्टर कर रहे हैं, तो ये तो आपका रिजल्ट है कि आपने जो है ना आज स्टॉक मार्केट क्रैश कर दिया। आपने जो पहले दिन जो ऐलानात किए हैं और जो आपके सजेशन है, तो ये तो बहुत ख़तरा है। मैं समझता हूँ, देखियो मैं कोई वो नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी तनकीद करूँ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारी इस वक्त लीडरशिप है वो सिर्फ अपने पर्सनल इश्यूज़ के ऊपर देख रही हैं, उसको अपने केसेस को देख रहे हैं, और उनका ख्याल ये है कि हम कुछ अपना जो खान साहब से वो डर रहे थे कि वो उसको ना हल करेंगे, तो मतलब उस खौफ की वजह से ये उन्होंने ये हुकूमत संभाली हुई है। हम कहते हैं कि देखिए मुल्क का सोचे, हम बिल्कुल इस पर तैयार हैं कि ये अगर इलेक्शन के लिए अनाउंसमेंट करते हैं तो बाकी इश्यूज पे हम उनके साथ बैठने को तैयार है, लेकिन इलेक्शन की अनाउंसमेंट कौन करेगा? उनका मूड तो नहीं लग रहा जितने प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं। नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि इलेक्शन हो
इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, इसमें किसी किस्म की किसी को शक न हो कि ये इलेक्शन जो है ना वो आइंदा रेग इलेक्शन हो। सर इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। 135 MNAs इस वक्त कौमी असम्बली में नहीं है। पहले तो ये बताइए कि आपके इस्तीफे कबूल हुए हैं या नहीं हुए, 1। सेकंड, क्या आपने वो वाली पिच खाली छोड़कर इनको ज़्यादा मौका नहीं दे दिया कि ये खुलकर खेलें और अपनी मर्जी के फैसले करें, अपनी मर्जी की अपोजिशन के साथ इलेक्शन का अनाउंसमेंट करें जब इनका जी चाहे? तो इसमें कहीं आप लोग कुछ बैकफुट पे नहीं चले गए? ऐसा तो नहीं है। देखिए, आई वांट टू हैव अ फेयर कमेंट फ्रॉम यू। इसमें यह है कि हमारे पार्टी के अंदर भी उसके ऊपर दो राय हैं। दो राय है और बिल्कुल दो राय है। अक्सरियत क्या कहती है? नहीं, अक्सरियत तो वही कहती है जो फैसला है, जो खान साहब कहते हैं, जो खान साहब कहते हैं, जो फैसला हुआ है। मतलब हर पार्टी के अंदर जो है ना डिस्कशन ओपिनियन होती है, बहुत तरह ओपिनियन है। लेकिन हमारा जो अक्सरियत का मौक़िफ़ ये है कि इस गवर्नमेंट की कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये एक बैरूनी साजिश और मुदाखलत की बुनियाद पे ये बनी है। यानी एक टेक्निकल बात आप समझ लें जी, मैंडेट अवाम ने दिया इमरान खान को, मतलब तरीके साहब को मैंडेट दिया ना, PTI को मैंडेट दिया, जी। और हमारे मैंडेट को जो है ना, जो हमारी अक्सरियत थी उसको अक़लियत में ट्रांसफ़र कर गया, उसमें अक़लियत में तब्दील कर दिया गया। क्योंकि और ये उस मैंडेट के साथ गद्दारी है जो मैंडेट अवाम ने दिया है। उसने XYZ को वोट नहीं दिया था, उसने भले को। तो ये गद्दारी किसने की है? ये गद्दारी जिसने की है और जो इसमें है। तो यही तो मसला है ना, आप लोग फिर खुल के बात नहीं करते ना। नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं बात करता हूँ ना, सबसे पहले बात यह है कि इस वक्त ज़रूर जो हमारे साथ जो कंस्पिरेसी हुई और हमारे साथ जो ये सब कुछ हुआ, एक पूरी प्लान हुआ। और मैंने जो पहले बात की है कि हम चूंकि और भी सिर्फ एक तरफ देखना नहीं चाहते कि हम सिर्फ जो है ना यूरोप की तरफ या मगरिब की तरफ या अमेरिका की तरफ देखें और आगे नहीं देखें। हमने पहली दफ़ा एक आज़ाद खारिज पॉलिसी की बुनियाद रखी और पहली दफ़ा हमने फैसला लिया कि जो हमारे मफाद में होगा वो हम वही करेंगे। तो जो हमारे खिलाफ वही साजिश और सारा कुछ चल पड़ा। बहरहाल एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि ये तहरीक अभी जो चल रही है ये आज़ादी की तहरीक है, हकीकी मानों में आज़ादी की। सर इस पर मैं बाद में आता हूँ, मैं तहरीक पे आता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट इसका सवाल है। लेकिन उससे पहले अभी कुछ दिन पहले DGI SPR ने कहा एक प्रोग्राम के अंदर कि साजिश नहीं हुई थी, हमारे पास कोई शवाहिद साजिश के नहीं मिले हैं। उसके ऊपर खान साहब का कॉमेंट आया कि किसी भी इदारे के तर्जमान को इसके ऊपर वर्डिक्ट देने का कोई हक नहीं है। योर कमेंट्स? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये इनका मैंडेट नहीं है। ये जो है ना अगर नहीं थी ये साजिश तो फिर आपने जो है ना एहतजाज क्यों रिकॉर्ड करवाया? साजिश नहीं थी तो एहतजाज क्यों रिकॉर्ड करवाया? आपने गवर्नमेंट को एहतजाज क्यों रिकॉर्ड करवाया उस वक्त? देखिए, मैं मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। देखो, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के लिए फ़ौज इतनी अहमियत रखती है, वो हमसे ज़्यादा अहम है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये मुल्क जो है ना अल्लाह ने दिया है, इसमें हमारी फ़ौज की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। No doubt about that. और हमारे मुल्क की सालमियत के लिए, इस्तेहकाम के लिए फ़ौज की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इदारों का अपना जो लाइन्स हैं उसके अंदर अपना काम करें। क्योंकि फ़ौज कौन है? वो भी हमारे भाई है, हमारी फैमिली के लोग हैं। कोई मेरा भतीजा है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा कज़न है, कोई ब्रिगेडियर है, कोई कर्नल है, कोई मेजर जनरल है। हाँ, मतलब ये हम यही लोग हैं ना। बस सिर्फ हमें अपने अपने दायरा इख्तियार में हम रिस्पेक्ट करते, हम किसी के इंसल्ट नहीं करना चाहते। हम समझते हैं जो जिस इदारे का कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स है वो उस पैरामीटर के अंदर। साजिश हुई थी या नहीं हुई थी? आप तो स्पीकर थे, आपने उस वक्त रिजाइन किया, हमारी आंखों के सामने आपने साइफर देखा। आप बताइए ना, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन थी वो ज़्यादा स्ट्रांग थी एज ए स्पीकर, कस्टोडियन ऑफ द हाउस, एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस। तो आपने वो वाली चीज़ भेजी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। पहले तो ये बताएं कि साजिश थी या नहीं थी, और दूसरा उधर से कोई जवाब आया या नहीं आया अभी तक चीफ जस्टिस? देखो, आप अगर आप वो क्लिप चलाएं, मेरा वाला क्लिप जी, इसमें मैंने उस वक्त जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, उस वक्त अपोजिशन लीडर था, वो बैठा हुआ था जी। अगर मैं बात गलत कर रहा था तो उसको उस पर एतराज़ करनी चाहिए था। मैंने उस वक्त कहा कि ये लेटर है, लेटर मेरे पास था, मैंने ये लेटर पढ़ लिया और मैं बाई औत कहता हूँ साजिश और क्या होती है कि आपका जो रेजोल्यूशन है अदम एतमाद का, वो 8 तारीख को पेश होता है और 7 को वो कहता है कि अगर अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत घर चली जाती है तो फिर आपको माफ़ किया जाएगा।
पहले से तयशुदा था ना, और फिर इस पर जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया, भाई हम डोनाल्ड जो ये हमारा मुल्क है, हम आज़ाद कौम है, हम किसी को गुलाम तो नहीं है कि आप हमें कह रहे कि ये करो वो करो, अगर नहीं होता तुम कौन होते हमें इस तरह के इंस्ट्रक्शन देने वाले। हमने अपने मुल्क पे जो हमारा राइट है, जो हमारे मफाद में होगा वो हम वही करेंगे। इसलिए बिल्कुल क्लियर साजिश थी, क्लियर मुदाखलत थी। मैंने सारा पढ़ लिया, जो असम्बली में मैंने सबके सामने रखा, मैंने लेटर लहराया, फिर मैंने चूँकि उस वक्त मैंने डिज़ाइन दिया, तो जो मेरे पास जो डिप्टी स्पीकर था उसने वो लेटर भेज दिया चीफ जस्टिस को, करे ना जुडिशियल कमीशन, उस पर बने, उस पर एक जुडिशियल कमीशन। अगर कोई कहता है कि नहीं बोल रहा है तो उसको क्लियर कर दे, हाँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, करे इस पर जुडिशियल कमीशन। मैं कहता हूँ कि ये एक डिफाइनिंग मूवमेंट है, इस पे हमने अपनी आज़ादी और अपनी जो है ना हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, हाँ, उसके लिए लड़ना है, उस पर कंप्रोमाइज नहीं करना है। मुझे कोई, मैं आपको बताऊँ एक बात, अभी हमें वल्लाही हुकूमत की कोई परवाह नहीं है, हुकूमत आए ना आए, जो भी हो, हमने अपनी कौम को एक इज्जतदार कौम बनाना है। पाकिस्तान एक आज़ाद कौम है। वेरी राइट। आपकी इजाज़त से मैं एक ब्रेक लेता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात आज़ादी की चल रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि आज़ादी मार्च 25 मई को हुआ, खान साहब वापस चले गए, उसके बाद पब्लिक की बड़ी एक्सपेक्टेशन थी। क्या खान साहब ने कोई और स्ट्रेटजी अपना ली है, या खान साहब ने अंदर ही अंदर दिल से हार मान ली है क्योंकि पब्लिक कुछ और सोच रही है? इसके ऊपर हम कमेंट्स लेंगे असद कैसर साहब से आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। वन ऑन वन नेशनल डिबेट में जनाब असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, खान साहब ने दिल से हार तस्लीम कर ली है या मामला कुछ और है? उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की है, मुसलसल वर्चुअल अपीयरेंस है उनकी, पब्लिक में नहीं जा रहे, रीज़न? नहीं, इंशाअल्लाह ताला देखिए, हम एक सिचुएशन से निकले ना, फिर इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि थोड़ा मुशावरत हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, सिचुएशन को सही एनालिसिस किया जाए, और सही एनालिसिस के बाद आप कोई ग्राउंड में उतरे तो आपको इंशाल्लाह इंतज़ार ख़त्म होने वाली है। अच्छा, और नहीं, ब्रेकिंग न्यूज़ देना, इंतज़ार कितने दिन का है? वो कल जो खान साहब बता देंगे कि अनाउंस कर देंगे। कल नहीं हुआ क्योंकि आज हमने कुछ मशावरत की है, तो हमने रिक्वेस्ट की, अगर उन्होंने मान ली तो शायद 1-2 दिन आगे हो जाए। क्या होगा, करना क्या है ये भी बता दें थोड़ा सा। देखो, हम नंबर 1 तो ये है कि हम मैं अगर कहूँगा तो चूंकि खान साहब खुद अपने मुँह से थोड़ा हिंट दे देना। बस बात ये है कि हम पब्लिक में जाएंगे, अच्छा, पूरी कुव्वत से जाएंगे, हाँ, और आप देखेंगे कि खान साहब जो है ना इंशाल्लाह दोबारा धरने की तरफ जा रहे हैं, फिर रोडों पे होंगे, पब्लिक में होंगे। और ये देखो, खान साहब का एक मिजाज है, अल्लाह ने उसको एक स्ट्रेंथ दी है, वो जो है ना सिर्फ अल्लाह से डरते, बाहर की किसी का वो परवाह नहीं करते। स्ट्रेटजी अलग चीज़ होती है कि आप ये स्ट्रेटजी ले, वो स्ट्रेटजी ले, लेकिन खान जो है ना इस सिचुएशन में अपने कौम को मायूस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह एक नई ताकत के साथ, एक नई कुव्वत के साथ हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब तो मौसम भी ठीक हो गया, अब तो निकलने में प्रॉब्लम भी नहीं है। पहले तो एक था ना कि गर्मी बहुत थी, तो आप लोग ये सोच रहे थे। चलें उस तरफ बाद में आते हैं। न्यूट्रल से राब्ते हैं? देखिए, राबिते तो होते रहते हैं, मैं ये नहीं कहता, ये कंफर्म नहीं कर सकता कि राबिते है कि नहीं किया, क्योंकि ये मेरे डोमेन में नहीं है। हाँ। और लेकिन बैकडोर राब्ते होते रहते हैं, ये तो कंफर्म। वो सारे हमारे अपने लोग ही है ना, तो हाँ, कौन कोई बाहर से आया हुआ है? हम सब आपस में जो है ना आजकल हैं राब्ते। मैं कोई कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन हम रिस्पेक्ट करते हैं और जब समझते हैं। फवाद चौधरी साहब की एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि क्योंकि फौज हमारे साथ नहीं थी इस वजह से हमारी हुकूमत चली गई। इज दैट राइट? उसके अपने कंटेंट्स हो गए। हम तो समझते हैं कि हमारी अपनी पार्टी की एक स्ट्रेंथ है, और हमारे अपनी पार्टी जो है ना एक जमहूरी पार्टी है, और हमारे साथ जो कुछ हुआ वो शायद जो उसने इशारा किया है उसका तो मैं इस पर कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना कहूँगा ज़रूर कि एस्टैब्लिशमेंट की अपनी एक स्टैंडिंग होती है, स्टैंडिंग होती उनकी है, मौजूदगी होती है, पूरी दुनिया में होती है। वो स्टैंडिंग होती है, और वो स्टैंडिंग जो है ना मुनासिब नहीं थी। अच्छा, जब आप लोग गवर्नमेंट में आए तो उस वक्त स्टैंडिंग मुनासिब थी 2018 में? हाँ, देखिए, मैं कहता हूँ ना कि किसी भी सूरत पे किसी के साथ नहीं होना चाहिए।
किसी भी सूरत में किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मतलब सबके लिए एक जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए और ये आवाम का अख्तियार है कि वो किसको सपोर्ट करे। इस किस्म का इंटरफेरेंस जो है ना किसी भी इदारे का हक नहीं है कि वो करे, और ये आवाम का हक है कि वो अपनी लीडरशिप चुने। तो मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि बहुत हो गया है, अब पाकिस्तानी पार्टी, और ये 2022 है, 2022 है। हाँ। लेकिन एक और चीज़ भी मैं कहूँगा कि पार्टी जी अपने अंदर जमहूरियत लेके आए। हमारी पार्टी कमज़ोर क्यों, दुनिया में कहीं क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्यों एस्टेब्लिशमेंट का उधर किरदार नहीं होता। एक इंग्लैंड में जो है ना एक जनरल ने एक सिर्फ स्टेटमेंट दिया तो दूसरे दिन उसको माफ़ी मांगनी पड़ी, और तो सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दी कि अफगानिस्तान में जो हमने अपनी फ़ौज भेजी है हमने गलती की है। तो सारे पॉलिटिशियन ने, मीडिया ने, सोशल वर्कर्स ने सारा उसके खिलाफ आवाज़ उठाया। उन्होंने कहा ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम भी कैसे बात कर सकते हो। तो जब तक और वजह क्या है उधर कि वहाँ जमहूरियत मजबूत है, वहाँ वर्कर एक जो लीडरशिप आता है एक प्रोसेस से आता है, वो आवाम के मशवरे से, आवाम के वोट से आता है। यहाँ प्रॉब्लम और है, यहाँ तो ख़ानदानी पार्टियाँ हैं, मियां नवाज शरीफ है तो फिर मरियम नवाज है तो फिर हमजा शरीफ है, फिर शहबाज शरीफ है, फिर जो है उधर जुल्फ़िकार भुट्टो साहब है तो उसका जो है ना बेनज़ीर भुट्टो, फिर आसिफ जरदारी, अभी जो है ना बिलावल भुट्टो, और शायद फिर और भी भुट्टो, कोई और भुट्टो। तो ये ख़ानदानों के अंदर जकड़े हुए हैं। नहीं, सिर्फ ख़ानदानों का मसला नहीं सर, इससे रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये कि हमारे मुल्क और ख़ासतौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो शख्सियत परस्ती की पॉलिटिक्स है। और प्रॉब्लम ये है कि चाहे किसी जमात का नाम उसके पार्टी के हेड के नाम से शुरू हो या ना हो, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि वो उस शख्सियत के इर्द गिर्द घूमते हैं, पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं होती। तो ये मुझे प्रॉब्लम समझ नहीं आया कि पीटीआई में भी अगर खान साहब हैं तो पार्टी है, और पीएमएलएन में भी नवाज शरीफ साहब हैं तो पार्टी है, पीपल्स पार्टी में भी जरदारी साहब, बेनज़ीर या बिलावल भुट्टो साहब हैं तो पार्टी है। मतलब ये किस तरह की पॉलिटिक्स है कि इससे इवन JUI फजल रहमान साहब के बगैर कुछ नहीं है। तो ये क्यों है, इस तरह की जमहूरियत क्यों नहीं है पार्टीज़ के अंदर? ये बहुत अफसोस, क्योंकि जब तक पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत नहीं आएगी जी तब तक जो है ना ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। वजह क्या होता है जी? वजह ये होता है कि जो भी लीडरशिप आती है वो अपने मनपसंद लोगों को ओहदों पे लगाते हैं जी। सारे ओहदे नोटिफिकेशन पे होती है। उसके असरात क्या होते हैं कि जो लीडरशिप के नज़दीक होगा, जो ज़्यादा चमचा होगा, ज़्यादा जो है ना TC करेगा, ज़्यादा जो है ना बूट पॉलिश करेगा, तो वही लोग जो है लीडरशिप पे आएंगे। और इससे जो है ना फिर लीडरशिप, कमज़ोर लीडरशिप, कंप्रोमाइज लीडरशिप आती है। जब जो वर्कर से होके आता है ना, तो एक तो वो उसको ज़मीनी रियलिटी का, ग्राउंड रियलिटीज़ का पता, ग्राउंड रियलिटी का पता, ज़मीनी हक़ाइक़ जो है ना उसको पता होता है कि व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी। और फिर उसकी जो है ना उसके अंदर एक स्ट्रेंथ होती है, एक ताकत होती है, वो किसी की बलबूते बोलते हैं, उसके पीछे लोग होते हैं, तो वो फिर अच्छी तरीके से अपनी पार्टी की लीडरशिप कर सकती है। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, मैं खुद एक इलेक्शन कर चुका हूँ, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि पार्टी के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए। ये सिलसिला चाहे वो PTI क्यों ना हो, PTI में तो मैंने ये आवाज़ उठाई भी है। अभी चूँकि सिचुएशन हम तहरीक में हैं, जब ये तहरीक एक नॉर्मल सिचुएशन में बदल जाएगी तो उस दिन भी हमने खान साहब से बात की और उसने एग्री कर दिया है कि हाँ हमने PTI को एक इंस्टीट्यूशन बनाना है, और इंस्टीट्यूशन में वही लोग आएंगे जिसके अंदर कैपेबिलिटी होगी, जिसकी कैपेसिटी होगी, और जिसके अपनी पार्टी के लिए खदमात होंगे। और मैं समझता हूँ कि वर्कर का राइट होता है कि उसको लीडरशिप में भी मौका मिले। और अब भी आप देख लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सबसे ज़्यादा वर्कर को मौका मिला है। यानी मुझ जैसा आदमी जो कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, गवर्नमेंट का कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, एक आम बैकग्राउंड का आदमी हूँ, मैं तस्वुर नहीं कर सकता कि मैं कौमी असम्बली का स्पीकर बनूं। ये मुराद सईद हो गया, ये अली मोहम्मद खान हो गया, ये शहर रफीद हो गया, सारे जो है ना लोअर मिडिल क्लास की भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास के लड़के। लेकिन एक और गिला भी तो है ना सर, वो ये कि जो आपके डिफरेंट जमातों से शामिल होने वाले आपकी जमात में लोग थे, उन्होंने आप लोगों के साथ वफा नहीं की। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप साउथ पंजाब को देख लें, आपके इस आज़ादी मार्च में नहीं खड़ा था। आपके 2-3 शख्सियात जिन्होंने 2.5-3 साल मुसलसल वजारतों से मज़े उठाए, वहाँ से अर्न किया, स्टेटस को एंजॉय किया,
वो आप लोगों के साथ आज़ादी मार्च में नहीं खड़े थे। यू नो दैट, मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूँ? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये हमारी एक तारीखी गलती थी और हमने ये गलती, आइंदा आप लोटों को शामिल नहीं करेंगे? लोटों को शामिल नहीं करेंगे हम। आइंदा जो है ना अपने जो टिकट है वो ज़्यादा अपनी पार्टी वर्कर को देंगे जो पार्टी के साथ लायल हो। इलेक्टेबल्स को नहीं देंगे, जो आपका अपना बंदा होगा उसी को आप देखेंगे, वर्कर को देखेंगे? मैं ये तो नहीं कह सकता इलेक्टेबल नहीं देखें, उसकी हम कैटेगरीज देखेंगे, लेकिन वो वाला मामला नहीं होगा जो पिछले होगा, जो पहले हुआ। खान साहब इस पे बिल्कुल क्लियर है, उसने सबसे ज़्यादा उसने खुद इंट्रोड्यूस करनी है, उसने खुद देखना है और हर जो कैंडिडेट होगा जो अप्लाई करेगा उसका पूरा बैकग्राउंड देखा जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि ऑनेस्ट लोग हों, पीटीआई के साथ लायल हों और उसके अंदर कैपेसिटी हो, मतलब वो इलेक्शन उसकी ग्राउंड पे क्या पोजीशन है, इस सब सिचुएशन को देखा जाए। कोई शक नहीं है ना कि आज़ादी मार्च में जितना केपीके और सिंध ने पार्टिसिपेट किया, वो भी अपर कराची की बात कर रहा हूँ, पंजाब और साउथ पंजाब ने नहीं किया। आपके एमएनएज उतने वाइब्रेंटली एक्टिव नहीं थे वहाँ पे। इज़ दैट राइट? देखिए बिल्कुल मसाइल उसमें थे, आपकी बात बिल्कुल सही है और इसको हमने जो आपने अभी पहले क्वेश्चन किया कि क्या हुआ, तो हमने पूरी सिस्टम का इन्वेस्टिगेट किया, इसकी एनालिसिस की और देखी क्या क्या प्रॉब्लम, किधर किसने क्या किया, क्या निकला उसमें से? उसमें जो चीज़ें हमें निकली है उसका हमने रेक्टिफाई कर दिया है। आगे इंशाल्लाह हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल प्लानिंग करें और जो जो चीज़ें हमारी पिछली कैंपेन में या जो हमारी तहरीक में या जो हमारे धरने में हुआ है, जो लॉन्ग मार्च में कमजोरियाँ हुई हैं, इंशाल्लाह 25 को तो आइंदा उसमें नहीं होगी। असद कैसर साहब, आई विल होल्ड यू हियर। ख्वातीन हज़रात, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। असद कैसर साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, क्या आपने कहा था ना कि हम उसको जमहूरी टर्म्स पर लेकर आना चाह रहे हैं, पार्टी को इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं और खान साहब ने इससे एग्री किया है। तो कल को अगर पार्टी की कोर बॉडी ये डिसाइड करती है कि खान साहब शुड नॉट बी द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो क्या खान साहब मौका देंगे किसी और को कि वो ऊपर आए और चेयरमैनशिप को होल्ड करे? देखो, सबसे पहले तो यह है कि इमरान खान बखुशी नहीं, इमरान खान जो है ना इतना पॉपुलर पार्टी बनी उसकी वजह से, लेकिन ये भी हो सकता है। देखो खान जब वो इससे एग्री करते हैं, वो एग्री करता है, लेकिन ये तो आपको पता है ना कि खान साहब एक कैरिज़मा है, इस मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है, तरीके से आप उसकी बनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये ना, उसकी बात तो ये नहीं है कि उसका बेटा आएगा, बेटा नहीं, ये बात उसका बात तो ये दुनिया बहन आएगी या बेटा आएगा। हाँ, जो भी पार्टी में वर्कर होगा, जो पार्टी की विजन के मुताबिक, पार्टी की सोच के मुताबिक आगे बढ़ेगा, उसको मौका मिलेगा। तो हमने इस पार्टी को एक इंस्टीट्यूशन बनाना है, वर्कर को हैसियत देना है और वो वर्कर जो पार्टी के लिए काम करते हैं उसके ये हक भी है कि वो पार्टी की लीडरशिप करें। आपने अभी कहा कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस अगर होते हैं तो हमें इनके साथ बैठने पे कोई एतराज़ नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि सबसे पहले तो जो ये कीमतें बढ़ा रहे हैं, इससे आपको लग रहा है कि ये इस मूड में हैं कि ये जल्दी इलेक्शन कराएंगे? पहला सवाल। मूड में तो नहीं है। अच्छा। उन्होंने जो फैसला, उसको तो हुकूमत चाहिए। मुल्क जो है ना बाढ़ में जाए, मुल्क का जो भी हाल हो उसको कोई इससे परवाह नहीं है, उसको हर सूरत में हुकूमत में रहना, और क्योंकि उसकी मफादात और उसके हुकूमत के बगैर वो रह नहीं सकते। इसकी जो बिजनेसेस है सारा जो है ना उससे बेनिफिट ले रहे हैं, उससे फ़ायदे ले रहे हैं, तो इसलिए ये तो नहीं करेंगे, लेकिन चॉइस और कोई नहीं है, ऑप्शन हमने भी इसको इस तरह तो नहीं छोड़ना है। हमने तो हर सूरत में इनका मुकाबला करना है, आवाम के पास जाना है, मोबिलाइजेशन करनी है और इंशाअल्लाह ताला अवामी ताकत से जो है ना इसको बाहर निकालना। अगर ये कंडीशनलाइज कर देते हैं कि हमने इलेक्शन कराने हैं, आप हमारे साथ बैठे, ये वाले केसेस हम वापस करवाएंगे, उसके बाद इलेक्शन का हम अनाउंसमेंट कर देते हैं, आप लोग एग्री कर जाएंगे उसको? नहीं, मैं सबसे पहले बात तो एजेंडा क्या है। एजेंडा तो उनका केसेस वापस लेने का है, आपको हमें नहीं लग रहा? नैब, एफआईए, सारे केसेस अपनी मनपसंद की भर्ती सब हम देख रहे हैं। केसेस तो किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं हो सकती। अगर इनारोद देना था तो फिर तो खान अपने हुकूमत आसानी से करती। तो आप उनको दावा है ना कि हम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पंजाब में जी, और ये सारे अभी उन्होंने अलायंस बनाया हुआ है पीटीएम, ये सारे हम मिल के हमारा मुकाबला करें ना। सिंध में वो दावा करते हैं, पीपल पार्टी दावा करती है, इधर जो है ना मुस्लिम लीग दावा करती है, उधर केपीके में मौलाना दावा करती है। अगर इनके दावे तो आपस में मिल के हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े,
लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, हमने नए रिफॉर्म करने होंगे, नए जो है ना लॉज में अगर कोई अमेंडमेंट है वो करने होंगे, और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जिसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। ये अमेंडमेंट्स करनी होंगी ताकि किसी को कोई इतराज़ ना हो कि ये इलेक्शन जो है ना रिग है। उसके लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और उसमें उनको भी एतराज़ ना हो ना जिनको अक्सर एतराज़ हुआ करता है, जिनके एतराज़ की वजह से बहुत सारे एतराज़ात लग जाते हैं और फिर हुकूमतें मेरे ख्याल में अभी सिचुएशन इससे आगे बढ़ चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। चलें आप जरा मौलाना साहब पे आ जाते हैं। ये मौलाना साहब किधर हैं? उनको महंगाई नहीं लग रही अब? आप माशाल्लाह KPK से हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना सर। मैं समझता हूँ मौलाना साहब जो है ना, देखो वो कोई किसी आइलैंड के ऊपर जाकर संबात ले रहे हैं, कहाँ है वो? नहीं, मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब ने जब असम्बली कायम हुई जिस दिन हमने हल्फ उठाया जी, तो आपको याद होगा उसने पब्लिकली कहा कि ये असम्बली नाजायज़ है, हाँ। हम इससे हल्फ ही नहीं लेते। फिर हल्फ ले लिया। फिर दूसरी टर्म पे उसने कहा कि ये असम्बली जो है ना सिलेक्टेड है और हम असम्बली को नहीं मानते। बैठे रहे, मज़े लेते रहे, और इसी असम्बली से जिसको वो नाजायज़ कहते थे, सिलेक्टेड कहते थे, उससे अपने बेटे को वज़ीर बनाया, मिनिस्टर बनाया, और इसी और उनको महंगाई भी महसूस नहीं हो रही। और इसी असम्बली से वो खुद सदर भी बनना चाहते हैं। मुझे बताओ नहीं, अब सदर बनने की तो किसी और की बात चल रही है। नहीं, लेकिन उसकी ख्वाहिश है ना, ख्वाहिश तो इसी असम्बली से है। और जरदारी साहब की बहन की सदर बनने की ख्वाहिश चल रही है। और फिर ख्वाहिश के ऊपर खबरें बनकर आ रही हैं कि अब किसी को एक्सटेंशन चाहिए, उसके बाद उनको सदर बनना है मुल्क का। इस तरह की खबरें चल रही हैं मार्केट में? मुझे तो पता नहीं है आपके नॉलेज, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये मौलाना साहब जो है ना भी इस्लाम ख़तरे में है, ना उसको कोई नज़र आ रहा है कि किधर है वो महंगाई। जो आम गरीब आदमी इस वक्त कैसे सर्वाइव करेगा, मतलब उसकी बिजली का बिल कैसे देगा, वो जो है ना 2 वक्त का खाना कैसे खाएगा, और इस वक्त जो सिचुएशन बढ़ रही है, जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो ये तो बहुत खौफनाक हालात में देख रहा हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ कि मौलाना साहब अभी आपकी दुकान बंद होने वाली है। नहीं, किसी और की दुकान खुल गई है सर। आपने तोचा खाना के साथ ठीक नहीं किया, वैसे कुछ समझ नहीं आया आपको ये जुमला? बहुत तोचा खाना के साथ ठीक नहीं किया आप लोगों ने। ये बहुत ग्रीवेंसेस है पब्लिक को, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कहेंगे। वो कहाँ है आजकल? पता नहीं, वो कभी कभी मेरे ख्याल में अभी तक तो उसने पाकिस्तान का विजिट नहीं किया है। अच्छा, ट्रेनिंग चल रही है उनकी। वो कहीं देख रहे हैं कि इस वक्त जो है ना किधर है, उसको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। वो शायद कहीं आगे गुमशुदा, हाँ, क्योंकि वो आगे पीछे कोई घूम फिर रहा है, ताल्लुकात बना रहे हैं, और यहाँ तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी तकरीर करते थे। अभी देखना है कि वो किधर है और क्या कर रहा है, और उसने कितनी मुल्क के लिए क्या लेके आए हैं। आसिफ कैसर साहब, आपको अगर आपने कभी 786 के ऊपर मैसेज किया कि 2000 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं जो गवर्नमेंट दे रही है, और फिर उसके ऊपर आप लंदन सैर करके आए और कश्ती में आपके साथ बाबूजी बैठे हों, आप हों, ना घूमे फिरें, कश्ती आपकी तैरती हुई जा रही हो, वो तस्वीरें भी देखी होंगी आपने? तो कभी 2000 रुपये के लिए आपने 786 पे मैसेज किया? अभी देखते हैं ना, करते हैं। मैंने चेक किया, अपने 10 दोस्तों से मैसेज करवाया, वो मैसेज सेंड ही नहीं हो रहा। अच्छा, ये हालत है। और उसके लिए करोड़ों रुपए के इश्तेहारात दिए गए, और ये कहते हैं कि हमारे पास खाने को जहर नहीं है, और मीडिया हाउसेस को दिए। क्या मीडिया भी मैनेज होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। हम देखो, हम तो आपके दौर में भी हुआ? नहीं हुआ। हमने जो है ना रूटीन पे छोड़ा, मेरिट के ऊपर छोड़ा। खान साहब बिलीव नहीं करते थे कि जो है ना, आपको तो सबसे ज्यादा पता है। हम तो सर, हमें तो चाय नहीं मिलती थी। आज तक पानी आधी बोतल जो है हमें मिलती है, आधी रह जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, इंतखाबात 2022 या 2023? मुझे उम्मीद है कि ये हालात इनका इरादा तो 23 है, लेकिन होंगे 22 में इंशाल्लाह। वो कैसे? वो ऐसे कि ये हाउ टू बिल्ड द कैट, आई मीन जस्ट प्रॉब्लम ये है कि इससे इकोनॉमी संभल नहीं रही, इनसे हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाएंगे, अवाम रोडों पे होंगे, और इंशाल्लाह ताला आइंदा इलेक्शन होगा और तहरीक इंसाफ जो है ना सोलो पार्टी बन जाएगी इस मुल्क में। सोलो पार्टी बनेगी? यस, इंशाल्लाह। आपको मतलब किसी कोalition पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, हम तो फेयर एनफ। अभी भी आपकी कोalition में है काफ लीग? हाँ, वो तो है। शेख साहब भी? बिल्कुल, शेख साहब भी अभी हैं यस, कोalition के साथ, बल्कि वो तो हमारे बहुत अहम पार्टनर। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर साहब का एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि हम पर केसेस
बहुत ज़्यादा स्क्रू टाइट हो रहे थे, इस वजह से इस हुकूमत को भेजना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये किस तरह का स्टेटमेंट है, इससे आप क्या समझते हैं, क्या नतीजा अखज़ का? देखिए, एक तो ये कि उसने हकीकत बताई। हकीकत है ये? बिल्कुल, उसने हकीकत, गलती से हकीकत बता दी उन्होंने। गलती से उसने हकीकत बताई, उसका वहम था ये। हालांकि जो रूटीन में केस चल रहे थे ना, उसको कोई तो पुश नहीं कर रहा था कि कोई किसी के खिलाफ केस बनाए जाए। यानी जितने केसेस बने थे या पीपल पार्टी के दौर में बने थे या मुस्लिम लीग नून की, एक दूसरे के खिलाफ भी केसेस कर रहे थे। हमारे दौर में तो उसके खिलाफ कोई अगर कोई बनी हो, लेकिन कोई खास केसेस तो नहीं बने हैं। रिजीम चेंज ऑपरेशन था 100%, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल। आप लोग अभी भी उसके ऊपर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं इस बात के ऊपर 200%। और अब महंगाई वाला भी आप 70% काम तो कर दिया खुद इस हुकूमत ने आपके लिए आसान, इतनी महंगाई करके। बाकी रह गया 30%। उस 30% के लिए अगर आप लोग सड़कों पर नहीं निकलते तो आपको लगता है कि आपकी ये मूव कायम रहेगी या मूव खुश हो जाएगी? हम रोडों पे होंगे, हम निकलेंगे अपने अवाम के लिए, अपने अवाम के साथ होंगे, और कोई ये गलत फहमी में ना रहे कि हम घर बैठ गए हैं। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि हम घर बैठ गए हैं। जनाब असद कैसर साहब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्वाबी से सीनियर रहनुमा, सर आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, बिल्कुल एक बात क्लियर कट असद कैसर साहब ने कही है बतौर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, और ये कि साजिश हुई थी और क्लियर कट हुई थी, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है और किसी को इसके ऊपर वर्डिक्ट देने का कोई हक नहीं है। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।